हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी पर डिस्कशन किया था, कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे और उससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हैं एक्सरसाइज 5.1 में वो सारे हमने किए थे। तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे विच इज वेरी मच रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ा था। तो यदि आपने वो वाला टॉपिक अच्छे से नहीं समझा है, कंटिन्यूटी आपने अच्छे से नहीं समझा है, तो पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखें, तभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास में एक फंक्शन है, लेट f बी एनी रियल फंक्शन। मैंने बोला कि हमारे पास में एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसकी डोमेन और रेंज जो है वो रियल होती है। ठीक है, तो मेरे पास में एक फंक्शन है f और इस फंक्शन का यदि मैं किसी और एक पॉइंट है मान लेते हैं, एंड लेट c इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, ये भी हमने माना है। मैंने माना कि f एक फंक्शन है, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का क्या मतलब होता है, जिसका डोमेन और रेंज रियल हो और उसके डोमेन में एक पॉइंट है c, और मैं इस c पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे, ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। बट पहले हम इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो यदि मैं सी पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो ऐसे लिखा जाता है एफ डैश सी। एफ डैश सी का क्या मतलब है कि हम सी पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो सी पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट c। अब देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो लिमिट है वो x टेंड्स टू c पर, मतलब लिमिट जो है वो c पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं तो हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लिमिट एट c मस्ट एग्जिस्ट। इस c पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम उस c पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो लिमिट c पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो ये हमने अभी इसके प्रीवियस टॉपिक में समझा था कि यदि c पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि c पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आना चाहिए। यदि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब कि उस c पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और यदि LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन की सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ये भी आप लिख लो यहां पर कि द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस या मस्ट बी कंटिन्यूअस। द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। तभी हम उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, तभी हम उस पॉइंट पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर पाएंगे। क्लियर है? यदि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम डिफरेंशिएबल भी उस पॉइंट पर नहीं होगा। ठीक है, और यदि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, अदरवाइज डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं हो सकती। और जरूरी नहीं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही, डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो कैसे चेक किया जाता है, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, किसी भी पॉइंट पर मुझे यदि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है
तो मैं उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और उस पॉइंट पर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालूंगा, और यदि दोनों इक्वल आते हैं, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो हम कंटिन्यूटी में करते थे कि हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब कि फंक्शन जो है वहां पर कंटिन्यूअस होगा। तो वैसे ही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यदि दोनों इक्वल आते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम LHD भी बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे RHD। तो यदि ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें? तो देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि C पॉइंट से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि C से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस, यहां लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस h माइनस c, है ना, क्योंकि c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मैंने क्या ले ली, c माइनस h, और वो h इतना छोटा है कि टेंड्स टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस x माइनस c। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस c प्लस h, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस c। c से c कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। यदि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो मैं ये बोल सकता हूं कि फंक्शन C पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मान लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, उसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो, तो डिफरेंशिएबल है ये तो हमें समझ में आ गया, बट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यदि हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहते हैं तो ग्राफिकली क्या मतलब है उसका, उस चीज को हम समझते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास में एक कर्व है, एक फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा, ये x और ये f ऑफ x। जब मैंने उसका ग्राफ बनाया तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है C। तो इस C पॉइंट पर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो दिस पॉइंट ऑन द कर्व विल रिप्रेजेंट C कॉमा f ऑफ C। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C कॉमा f ऑफ C। वैसे ही यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, C से थोड़ा सा हम आगे गए, ये पॉइंट मैंने ले लिया C प्लस H, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, f ऑफ C प्लस H। और इसके जस्ट पहले भी हमने एक पॉइंट लिख लिया यहां पर
c माइनस एच, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ c माइनस एच। ठीक है, यदि मैं इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B और इसको मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, यदि मैं इस A पॉइंट को M पॉइंट से ज्वाइन करके कॉर्ड बना दूं तो कुछ ऐसी कॉर्ड बनेगी। ठीक है, ये एक कॉर्ड बन गई M, और यदि मैं M को B से ज्वाइन कर दूं तो कुछ ऐसी कॉर्ड बनेगी। ठीक है, मैंने बोला कि इस कॉर्ड का AM का स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ AM हम निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका H है, ये भी H है। मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकालना चाहता हूं। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी लाइन के स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उसी फॉर्मूले से हम इस लाइन का AM का स्लोप निकाल रहे हैं। y2 माइनस y1, या फिर इसको y2 मान लो, उसको y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको y2 y1 मान लो, बाद में माइनस का साइन कॉमन भी निकाल सकते हो। तो मैंने इसको y2 मान लिया, तो y2 मतलब f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस h माइनस c। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो AM का स्लोप कितना आएगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बोला है कि h टेंड्स टू 0 है, क्योंकि अभी हमने h को बहुत दूर लिया है। अभी हम देखेंगे कि जब मैं h को धीरे धीरे कम करूंगा, मतलब कि ये वाले पॉइंट को इसके पास में लाऊंगा m के, जब मैं इस a पॉइंट को m के पास में लाऊंगा तो h की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, और हम h की वैल्यू इतनी कम कर देंगे कि वो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर देखते हैं कि तब क्या होगा, तब हमें समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं ये हटा रहा हूं मैं इधर इधर का, मैं यहां पर ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा आया था वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि वो काम का है, उससे हमें समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना आ रहा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आया था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस लाइन का स्लोप फाइंड कर रहा हूं, BM का स्लोप ऑफ BM या MB। तो y2 माइनस y1 मतलब कि f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस c। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे स्लोप कितना मिलेगा, स्लोप ऑफ MB मुझे मिल जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये आपके पास में MB का भी स्लोप आ गया। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि अभी तो ये h की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, मुझे क्या करना है, इस h की वैल्यू धीरे धीरे कम करनी है, मतलब मैं इस a पॉइंट को इसके पास में लाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं इस a पॉइंट को इसके पास में लाऊंगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग लगभग टेंड्स टू 0 हो जाएगी। मतलब मैं इस a पॉइंट को इतना पास में ले आऊंगा m के कि h की वैल्यू h विल टेंड टू 0। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना। तो यदि मैं यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो देखते हैं कि वो क्या आएगा। और इधर से भी मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा वो भी देखते हैं ग्राफिकली। तो अभी ये पॉइंट बहुत दूर है, ये पॉइंट दूर है, तो अभी मुझे कॉर्ड का स्लोप मिल रहा है।
और जैसे जैसे मैं ए पॉइंट को एम पॉइंट के पास में लाऊंगा तो ये पॉइंट बहुत पास में आ जाएगा, तो तब मुझे ये वाली लाइन का स्लोप नहीं मिलेगा, तब मुझे क्या ऐसी एक टेंजेंट जो बनेगी एम पॉइंट पर एक टेंजेंट बनेगी, उसका स्लोप मिलने लगेगा। कैसे, देखो इधर हम थोड़ा और अच्छा समझते हैं। ये ए पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, अभी ये दूर दूर है तो ये कॉर्ड बन रही है। जब मैं इस पॉइंट को एकदम पास में और पास में लाऊंगा तो कुछ कॉर्ड जो है वो उसके ऊपर ही आएगी, कर्व के ऊपर ही आएगी। पर जब मैं ए पॉइंट को एकदम बी के एम के पास में ले आऊंगा, इस पॉइंट के पास में ले आऊंगा, तो अब मुझे कोई कॉर्ड नहीं बनेगी, मुझे इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी, मतलब कॉर्ड नहीं बनेगी, अब टेंजेंट बनने लगेगी, तो उसका स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या अभी जब h की वैल्यू ज्यादा थी तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आएंगे? क्या नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि देखो जब h की वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली लाइन ऐसी बन रही है और उधर वाली लाइन ऐसी बन रही है, तो दोनों का स्लोप जो है वो अलग अलग आएगा। पर जैसे जैसे मैं इन दोनों पॉइंट को m पॉइंट के पास में लाऊंगा तो इधर से भी जो लाइन बनेगी वो m पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी, और इधर वाले पॉइंट के कारण भी जो लाइन बनेगी वो भी m पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसीलिए हमने क्या किया, h टेंड्स टू 0 कर दिया, और फिर हमने देखा कि जो LHD है और जो RHD है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आएगा तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है ग्राफिकली, हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट का हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है ये लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन गिव्स, डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है। कौन से पॉइंट पर टेंजेंट, जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप मिलता है जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो। ठीक है, तो गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब भी हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पर ग्राफिकली यदि देखा जाए तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगली थ्योरम क्या है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट C देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब यदि अभी हमने समझा कि यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ भी समझेंगे, ऑल्दो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्रूफ कभी आता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ समझ लेते हैं। वैसे आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि हम ग्राफिकली क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस पॉइंट पर हम बनने वाली टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं। तो मान लो कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक है, इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जा सकती है? क्या नहीं बना सकते हैं। टेंजेंट तो उसी पॉइंट पर बनाई जा सकती है जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यदि फंक्शन कंटिन्यू, क्योंकि टेंजेंट हमेशा कर्व पे बनाई जाती है, यहां पर कोई कर्व नहीं है, यहां पर तो एंड पॉइंट है, ये यहां पर फंक्शन ब्रेक हो गया है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी उस पॉइंट पर हम टेंजेंट बना सकते हैं, और यदि उस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी तभी हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और टेंजेंट के स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यदि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है
तो मतलब उस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है किसी पॉइंट पर, मतलब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो देखो अभी हमने समझा कि डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लो कि मैं सी पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो एफ डैश सी कितना आता है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये आएगा डिफरेंशिएशन c पॉइंट पर। अब मुझे बताना है ये डिफरेंशिएबल तो है इस पॉइंट पर, c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, बट मुझे ये प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूअस भी हो। तो देखो कैसे कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। प्रूफ, क्या मैं f ऑफ x माइनस f ऑफ c को ऐसा लिख सकता हूं, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि x इज नॉट इक्वल टू c, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू c, क्योंकि यदि x और c इक्वल हो गए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी कि x इज नॉट इक्वल टू c। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस c से x माइनस c कैंसिल हो जाएगा, वही चीज बन जाएगी। दोनों तरफ मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ठीक है, हमने लिमिट्स की अलजेब्रा पढ़ी थी कि लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यदि माइनस में है तो लिमिट इस पे भी आ जाएगी, लिमिट उस पे भी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में है तो लिमिट इस पे भी आ जाएगी, उस पे भी आ जाएगी। डिवाइड में भी है तो ऊपर न्यूमरेटर पे भी चली जाएगी, डिनोमिनेटर भी चली जाएगी। तो यहां पर हमने क्या देखा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c इज इक्वल टू, अच्छा ये चीज क्या है, ये अभी हमने देखा कि ये चीज कौन क्या बोलते हैं, एफ डैश सी, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया एफ डैश सी इनटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो x टेंड्स टू c है, तो x की वैल्यू जब मैं यहां पर c पुट करूंगा तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो RHS की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x टेंड्स टू c है, जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो f ऑफ c आएगी इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे सॉल्व करने पर क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। ये चीज मुझे मिली। क्या मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c, मतलब जब x की वैल्यू c की तरफ बढ़ रही है तब उस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, f ऑफ c के इक्वल आ रही है। ठीक है, हमने कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा था कि यदि x की वैल्यू c की तरफ बढ़ रही है, भले ही LHS से जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो। ठीक है, यदि मैंने बोला कि f ऑफ x की वैल्यू व्हेन लिमिट x टेंड्स टू c किसके इक्वल आ रही है, जब c पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसके इक्वल आ रही है, तो इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो मुझे अल्टीमेटली ये मिल रहा है, तो मैं यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हाँ, तो अब इसके बाद में क्या है, अभी हमने पढ़ा थ्योरम में कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा, बट इसका जो रिवर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। मतलब क्या है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, then it is not necessarily be differentiable at that point। तो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास में एक फंक्शन है f of x is equal to mod x। मैंने आपसे बोला कि चेक whether it is differentiable at x equal to 0। हमें चेक करना है कि क्या x equal to 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 0 पर जब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे x इक्वल टू 0 पर,
तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वो मैं आपको करके नहीं बताऊंगा क्योंकि दैट वी हैव डन प्रीवियसली इन द टॉपिक। तो हम x इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके देखते हैं। और ऑब्वियस सी चीज है कि जैसे मैं यदि मॉड x का ग्राफ बनाऊं, पहले हम ग्राफ से समझ लेते हैं, फिर हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। ये x है, ये f ऑफ x है। यदि आप मॉड x का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये 0 है, तो आपने देखा कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है क्योंकि कोई गैप नहीं आ रहा है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है फंक्शन में, फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। बट इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। यदि मैं इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट का हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। पर आप बताओ मुझे ग्राफ में देख के कि क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जा सकती है? क्या यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि टेंजेंट तो सिर्फ वहीं पर बन सकती है जहां पर कर्व है। बट यहां पर कोई कर्व नहीं बन रहा है, यहां पर एकदम पॉइंटेड है। यहां पर ग्राफ यदि आप देखोगे तो वी शेप का बन रहा है और इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। और यदि यहां पर टेंजेंट नहीं बनेगी तो मतलब इस पॉइंट पर हम इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं मैथमेटिकली कैसे चेक करूंगा डिफरेंशिएबिलिटी? यदि मुझे इस पॉइंट पर चेक करनी है तो मैथमेटिकली चेक करने के लिए मैं इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा और देखूंगा कि दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं आ रहे हैं मतलब कि फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 पर, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, क्या ये करने से पहले मैं एक काम करता हूं कि मॉड x जो फंक्शन है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं कि इस मॉड x की वैल्यू माइनस x आएगी if x is less than 0 एंड प्लस x आएगी if x is greater than or equal to 0। इस फंक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड हटेगा तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, ताकि ये नेगेटिव और x नेगेटिव रहेगा तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव देंगे, और यदि x पॉजिटिव है तो वो सिर्फ x ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो c की वैल्यू 0 है तो f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि आप निकालोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो मैं कौन सा फंक्शन लूंगा? फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहां पर जिस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वो 0 से कम है, और 0 से कम पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस h। यहां पर मैंने माइनस h पुट कर दिया, तो माइनस ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 पर x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी अपॉन माइनस h। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, कैंसिल होने पर -1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0, c की वैल्यू 0 है तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। c क्या है? जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो c की वैल्यू होगी 0। f ऑफ h, h इज अ पॉजिटिव नंबर, यहां पर h जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x। फंक्शन क्या हो जाएगा? x। तो यहां पर मैं h पुट कर दूंगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h कितना हो जाएगा? सिर्फ h रहेगा, क्योंकि यहां पर मैंने x की जगह पर h पुट कर दिया, माइनस f ऑफ 0 तो 0 होगा अपॉन h।
इसको सॉल्व करने पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 1। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आ रही है, दोनों अलग अलग आ रही है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जब आप x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो कंटिन्यूस आएगा, बट इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उससे हमें ये समझ में आ गया कि किसी पॉइंट पर यदि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। बट इसका उल्टा मैं बोल सकता हूं कि यदि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखेंगे। वैसे आप लोगों ने क्लास 11th में भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे और उनका डेरिवेशन भी हमने समझा था। क्लास 11th में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल समझा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो कोई भी डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले डिराइव हुए हैं वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से हुए हैं। बट इस साल 12th में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, इसीलिए हम सीधे सीधे डायरेक्ट सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे और वही फॉर्मूले आपको काम में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डाल लो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं d/dx ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन d/dx का मतलब क्या है कि हम x के रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, x टू द पावर n का। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n -1। यहां पर n एक कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे x टू द पावर 5 है, मैंने पूछा x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 4 हो जाएगा। बट यदि मान लो कि मैंने पूछा x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पर मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो पावर में जो भी n है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, तभी मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। अदरवाइज आई कांट यूज दिस फॉर्मूला फॉर अ वेरिएबल एक्सपोनेंट। यदि मैं इसी में देखूं तो यदि x है, सिर्फ x है, इसी में हम समझे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx ऑफ x। तो जब आप x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि पावर में 1 है तो 1 आगे आ गया, और x की पावर 0 हो गई, x की पावर 0 1 होता है, तो आंसर आएगा 1। और यदि मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालूं तो वो आएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों आया, जैसे मैंने आपसे बोला कि d/dx ऑफ 5 निकालो, तो अब क्या मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूं, d/dx, या 1 ले लो, अभी 1 मान लो 1 है, तो क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं x टू द पावर 0, क्योंकि किसी पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब इसमें यदि मैं वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 0 आगे आ गया और x टू द पावर -1 हो गया, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। तो ये दो फॉर्मूले नहीं है, ये उसी के टाइप है, उसी फॉर्मूला से हमने ये दो चीजें और बना ली कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करते हैं हम, d/dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। उसी तरीके से d/dx ऑफ cos x हो जाएगा -sin x। फिर उसके बाद में d/dx ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये सारे फॉर्मूले हमने कैसे बनाए। तो यदि आपने 11th का में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमने पिछले साल एक फर्स्ट प्रिंसिपल समझा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, और उस फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले वहीं से डिराइव हुए हैं।
बट अभी मैं उन सारी चीजों पर नहीं जाऊंगा, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। वैसे ही यदि आप cot x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cot x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। यदि हम sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और यदि मैं cosec x का डिफरेंशिएशन करूं तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद में एक्सपोनेंट का अच्छा एक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यदि हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर याद करना बहुत आसान है। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का भी वही होता है, बस बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स में बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। वैसे ही सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। फिर यदि मैं एक्सपोनेंट की बात करूं तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। यदि हम a टू द पावर x की बात करें तो वो होता है a टू द पावर x log a। जैसे कि मान लो 2 टू द पावर x है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x log a की जगह पर है 2 तो log 2। समझ में आया। फिर इसके बाद में यदि मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने मतलब एकदम रट जाना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनके डेरिवेशन यदि आपको समझने हैं तो आप क्लास 11th का मैथ्स देखो, उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें आपको इन सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन भी मिल जाएंगे। बट 12th क्लास में आपको इनके डेरिवेशन का ज्यादा यूज नहीं है, हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझेंगे कि कैसे इन फॉर्मूलास को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। इसके बाद में हम अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन समझेंगे कि डिफरेंशिएशन में किस तरीके से हम अलजेब्रा को अप्लाई करते हैं। कि यदि दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है या मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है या फिर कोई कंपोजिट फंक्शन है, तो वहां पर यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास में दो फंक्शन है, एक है f ऑफ x, इसको मैं u मान लेता हूं, और दूसरा है g ऑफ x, इसको मैंने v मान लिया। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि मान लेते हैं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है k इंटू एफ ऑफ x का, वेयर k इज सम कांस्टेंट,
मेरे पास में एक फंक्शन है, उसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, बट उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा कि ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आपको उस फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करना रहेगा सिर्फ। समझ में आया? यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है किसी फंक्शन के साथ में, तो उस कांस्टेंट को आपको बाहर ले लेना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना है। फिर मान लो आपके पास में है, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन है, वो दोनों एडिशन में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस दूसरे फंक्शन का, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये डी बाई डी एक्स इसका भी हो जाएगा, डी बाई डी एक्स उसका भी हो जाएगा। यदि सब्ट्रैक्शन में है तो भी सेम चीज, यदि माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। अब देखो, अब तीसरा है, यदि दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, मैं इन दोनों को हटा रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में। अब जो थर्ड रूल है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर हम इसको लिबनिट्ज रूल भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो दो फंक्शन है, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन में और मुझे यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने एफ ऑफ एक्स को यू माना था और जी ऑफ एक्स को वी माना था, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, क्योंकि वो बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ा, इसलिए मैंने यू वी लिख लिया। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड वाला वैसा के वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस फर्स्ट वाला वैसा के वैसा इंटू सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन। इस रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। आप कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, u इंटू वी का डैश, मतलब डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो वो क्या होगा, u डैश इंटू वी प्लस यू वी डैश। जहां पर डैश लगा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ था, उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड वाले में कोई चेंज नहीं, वो वैसा का वैसा, प्लस फर्स्ट वाला वैसा का वैसा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स वैसा के वैसा, प्लस एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ये मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2x, साइन एक्स वैसा के वैसा, प्लस एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। इसके बाद में यदि मान लो दो फंक्शन डिवीजन में है और उसमें मुझे वहां पर डिफरेंशिएशन करना है, तो वहां पर हमें कोशेंट रूल यूज करना पड़ेगा। अगला जो रूल है वो है कोशेंट रूल। ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है, दोनों प्रोडक्ट रूल भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था और कोशेंट रूल भी पढ़ा था, बट हम एक बार वापस से इसको समझ रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास में है u बाय v का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोशेंट रूल। मतलब कि यदि दो फंक्शन डिवीजन में है तो वहां पर हम इस फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का, तो क्या होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स वैसा के वैसा, माइनस एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, साइन एक्स वैसा के वैसा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर जब हम डिवाइड रूल लगाएंगे तो ये आपका डिफरेंशिएशन करने पर ये चीज आएगी, ठीक है। तो ये डिवाइड रूल है। फिर डिवाइड रूल बोल लो या कोशेंट रूल बोल लो। फिर इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। देखो चेन रूल बहुत काम में आएगा। चेन रूल भी सारे ही क्वेश्चंस में ये तीनों रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल, ये तीनों रूल्स जो है वो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाते हैं। तो अगला जो रूल है वो है चेन रूल। देखो चेन रूल मैं आपको एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन से समझाता हूं। मान लो कि आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब मुझे तो सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। बट यहां पर x की जगह पर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। जैसे ही यहां पर x की जगह पर कुछ और आया तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता। अब मुझे यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल क्यों लगाना पड़ेगा? देखो समझते हैं। इसको f ऑफ x को अभी थोड़ी देर के लिए मैं y मान लेता हूं। तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मान लिया t। तो ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन t। अब क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। बट अब यहां पर दो केस होंगे कि मैं ये जो साइन t का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। यदि मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं dy बाई dt तो वो सीधे सीधे cos t आ जाएगा। बट हम अभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। मैं यहां पर x के रिस्पेक्ट में यदि करना चाहता हूं तो क्या होगा? यदि मैं dy बाई dx फाइंड करना चाहता हूं तो अब क्या होगा कि पहले मैंने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो साइन का डिफरेंशिएशन आ गया cos t। और अब जब मैं t का डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया cos t। अब मैं अंदर आया तो अब मैं t का डिफरेंशिएशन करूंगा बट किसके रिस्पेक्ट में? x के। तो यहां पर क्या आएगा? dt बाई dx। तो मुझे यहां पर dt बाई dx की वैल्यू निकाल करके पुट करनी पड़ेगी। समझ में आया? जैसे कि मेरे पास में दिया हुआ था y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t मान लिया तो फंक्शन हो गया y इक्वल टू साइन t। अब मैं dy बाई dx फाइंड करना चाहता हूं तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? cos t इंटू t का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो वो आएगा dt बाई dx। तो मैं अब एक काम करता हूं कि dt बाई dx निकाल लेता हूं और वो यहां पर पुट कर दूंगा। तो t मुझे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो dt बाई dx निकाल लेते हैं। मतलब इस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x और 5 का कितना होता है? 0। तो dt बाई dx की वैल्यू आ गई 2x, वो यहां पर मैं पुट कर देता हूं। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा? cos t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x आगे लिख लो इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका चेन रूल है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जैसे कि मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर एक्स लिख करके आ गए, जो कि गलत है। वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स नहीं होगा। मैंने यहां पर क्या देखा कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। अब मैंने यहां पर देखा कि यहां पर पावर है और पावर के अंदर एक अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले यहां पर पावर में कांस्टेंट है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था
x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। मतलब चेन रूल का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है हम सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में फिर हम अंदर आएंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बाहर क्या है, पावर है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर मैं अंदर आया, ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन एक्स है, फिर हम बाद में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप यदि टी मान करके नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आ गई और पावर में से -1 कर दिया, तो ये तो हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। अब मैं अंदर आया और अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो बाद में फिर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी करूंगा। तो सॉल्व करने पर आएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहां पर भी मैं वही रूल लगा सकता हूं बिना टी माने। तो सबसे पहले मुझे यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहां पर सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहला जो बाहर फंक्शन है वो साइन, और उसके बाद में मैं जब अंदर जाता हूं तो अंदर एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो जैसे मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन किया तो सबसे पहले हो गया साइन का डिफरेंशिएशन विच इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी सिर्फ साइन का हुआ है, अंदर वाले का नहीं हुआ। और फिर मल्टीप्लीकेशन में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, और ये वैसा के वैसा cos x स्क्वायर प्लस 5। तो इस रूल को हम बोलते हैं चेन रूल। ये सबसे ज्यादा काम में आएगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टॉपिक पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तीनों प्रोडक्ट रूल पर भी क्वेश्चन करेंगे, क्वोशिएंट रूल पर भी करेंगे और चेन रूल पर भी करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ये समझा है कि किसी भी पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है। सबसे पहले हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। फिर उसके बाद में हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले समझे, वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। जब हम अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन करेंगे तब आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। और उसके बाद में फिर हमने अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।